ओवरऑल बजट कैसा रहा, रियल एस्टेट के लिए अंदर उसमें क्या निकला, एक डील हो गई है अमेरिका और इंडिया के बीच में, क्या उसका वैसे कोई रियल एस्टेट से लेना देना है। बहुत सारी ऐसी बातें जो सीधे आपसे यानी बायर से जुड़ती हैं, वो आज हम करेंगे। इकोनॉमी अगर बढ़ती है, प्रॉस्पेरिटीज बढ़ती है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड है, उसके रियल एस्टेट कैसे कनेक्ट होगा, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग इज अ पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चीजें होती तो हैं लेकिन लैग के साथ होती हैं। डायनामिक्स इकोनॉमी की भी चेंज हो रही है। 2 दशक का जो एक्सपीरियंस रहा, ऐसा अब आगे चल के नहीं होगा। क्या इसमें स्लो डाउन आएगा, ये ग्रोथ ऐसी कब तक दिख सकती है। रिटर्न सबसे ज्यादा जो है वो अफोर्डेबल सेगमेंट में मिल रहे हैं। हमारे जो टियर 2 सिटीज भी हैं, हैवी माइग्रेशन दिखाएंगे, वहाँ पर फ्लो आएगा पॉपुलेशन का। जैसे जैसे वहाँ पे जॉब बढ़ते जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे वहाँ पे आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देगा। छोटे डेवलपर, बड़े डेवलपर, मझोले डेवलपर, आप कह रहे हैं उसमें से 1/3 की हालत खराब है। एग्जीक्यूशन डिफॉल्ट, उसकी प्रोबेबिलिटीज बढ़ गई है। मैं फिर अगर चुनाव करूं तो कैसे देखूं? उसके पास के प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं हुआ, दूसरे कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, उसका पहला प्रोजेक्ट तो नहीं है। इन सब में फिर रेरा कहाँ गया? ये इनएफिशिएंसी है रेरा की। भाव का क्या हाल है? 65% प्रोजेक्ट्स के अंदर प्राइस ग्रोथ 0 to 10%। 14 से 15% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे मार्जिनल डिक्लाइन हुई है। अब वो वक्त आ गया है कि आप जाके डिस्काउंट मांगे तो मिलने का फिर से दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई इज हाई है, मार्केट में थोड़े सेंटीमेंट डाउन होने लगेंगे। अभी घर खरीदार के हिस्से में गेंद आ गई, जहां थोड़ी अपने हिसाब से डील करने की शुरुआत कर सकता है। बिल्कुल। हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो। आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट और लेकर हाजिर हैं आपका ये फेवरेट प्रोग्राम एक बार फिर आपके लिए। और काफी कुछ हो गया इस बीच। जब हमने लास्ट शो किया था वो बजट एक्सपेक्टेशंस पर था और अब तो बजट आ चुका है। कितने एक्सपेक्टेशंस पूरे हुए कि नहीं हुए, ओवरऑल बजट कैसा रहा, रियल एस्टेट के लिए अंदर उसमें क्या निकला और आपके हमारे लिए उसमें से टेक अवे क्या है, ये सारी बातें होंगी। और फिर ये भी है कि एक डील हो गई है अमेरिका और इंडिया के बीच में, क्या उसका वैसे कोई रियल एस्टेट से लेना देना है, शायद नहीं। लेकिन देखिए, ओवरऑल भारत की इकोनॉमी से तो लेना देना है, और भारत की इकोनॉमी से लेना देना है तो फिर रियल एस्टेट से लेना देना हो ही जाता है। एंड थर्डली, अब बहुत सारी कयास और चीज़ें हो रही हैं कि अब मार्केट में एक तरीके का ठहराव आ गया है। ये ठहराव की कहानी ऐसा नहीं है कि आज या कल निकल कर आई है, इसका बिल्टअप होने लगा था 2025 से ही। 2025 की बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने आपको एनालिसिस करके बताई, लेकिन एक और रिपोर्ट आई है जो आई है लाइसिस फोरास की तरफ से। कह सकते हैं लाइसिस फोरास मतलब डेटा किंग, जहां पर जितना अच्छा डेटा इस कंपनी के पास है उतना इन डेप्थ डेटा शायद कहीं और नहीं। और डेटा जितना रिच है, आपका एनालिसिस उतना सटीक होता है। बहुत इंटरेस्टिंग फाइंड आउट्स आए हैं उस पूरी रिपोर्ट में से, और उसी से हम आगे के मार्केट की डायरेक्शन तय करेंगे। आपने अभी भी सुना, प्रॉपर्टी गुरु में कुछ गेस्ट आए थे जिन्होंने कहा कि अब तो डिस्काउंट मिलना शुरू हो गए हैं, बाजार में जाइए, अब तो जो गेम है वो बायर साइड पर आ गया है, आप डील्स कर सकते हैं। तो क्या वाकई में ऐसा होने लगा है बाजार में? बहुत सारी ऐसी बातें जो सीधे आपसे यानी बायर से जुड़ती हैं, वो आज हम करेंगे। और इतनी सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गेस्ट कीजिए स्टूडियो में कौन है। वैसे शायद आप पहचान भी गए होंगे या मेरी बातों से आपको समझ में आ गया होगा, लाइसिस फोरास के MD पंकज कपूर साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो वैसे तो आप 2 दशकों से एक जाना माना चेहरा हैं, CNBC आवाज़ पे भी और अदरवाइज भी बाकी मीडिया पर भी, और हमारे दर्शक आपसे भली भांति परिचित हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज विस्तार से ढेर सारी बातें होंगी, आपकी जो क्वार्टरली रिपोर्ट है वो भी, आपकी ईयरली रिपोर्ट है वो भी, आपका जो एक बजट पर आपने अपने एनालिसिस किया है वो भी, और इनफैक्ट जो भी ताज़ा घटनाक्रम है उस पर आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए, क्योंकि सबसे बड़ी घटना घटी है अभी बजट की, उस पर ही शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, सीधा तो बजट में डायरेक्टली कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई जिसे हम रियल एस्टेट से जोड़ दें, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी सारे अनाउंसमेंट हैं, PMAY को लेके थोड़ी बहुत अनाउंसमेंट हैं, ग्रोथ का एक बड़ा रोड मैप है, जैसे लॉन्ग टर्म विजन आप कह सकते हैं। आपके लिहाज से हम उसमें से रियल एस्टेट के लिए क्या निकाल सकते हैं? देखिए, अगर डायरेक्शनली जो अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमी अगर बढ़ती है और प्रॉस्पेरिटीज़ बढ़ती है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर होता है। दोनों तरफ से लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है, प्राइस बढ़ते हैं और एब्जॉर्प्शंस बढ़ते हैं। तो ये डायरेक्शनली दिखाई दे रहा है, और गवर्नमेंट ने डायरेक्शनली ही टच किया है। कोई डायरेक्ट इंसेंटिव्स नहीं दिए कि टैक्स का इंसेंटिव दे दिया तो जिससे डिमांड साइड कोई इंटरवेंशन हो। ज़्यादातर मुझे सप्लाई साइड इंटरवेंशंस दिखाई दिए। तो जो उन्होंने
सिटी के 7 सिटीज़ में 5,000 करोड़ रुपए का जो जो एलोकेशन किया है, जिससे उसकी अर्बन एफिशिएंसीज बढ़े और साथ में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटीज़ बढ़े उस 7 सिटीज़ में। CER नाम दिया है, सिटी इकोनॉमिक रीजन, CER, राइट, सिटी इकोनॉमिक रीजन दिया। डेटा सेंटर को लेकर के ग्लोबल AI हब बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने टैक्स हॉलीडे दिया, वो एक सर्टेनली रियल इस्टेट के से डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा सेंटर बनने चालू हो जाएंगे और एक्सपेक्टेशन है कि 200 बिलियन का जो है रेवेन्यू गवर्नमेंट अचीव करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक डायरेक्शन है। अफोर्डेबल हाउसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली मुझे ये दिखाई दिया जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड के का प्रपोजल बनाया है। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो राइट? क्योंकि कारण है कि हम लोगों ने ये देखा कि करीब ऑल इंडिया में करीब 1400 प्रोजेक्ट्स जो है। अच्छा, तो मैं एक चीज आपसे पहले समझूं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड है, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके रियल एस्टेट कैसे कनेक्ट होगा? क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग इज अ पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया हुआ है, तो इसके लिए जो है वो इनडायरेक्टली अफोर्डेबल हाउसिंग को भी इन्फ्लुएंस करता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और वहाँ पे एक ज़रूरत भी थी, क्योंकि बहुत सारे पेरिफेरल रीजन्स में जहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए पिछले एक दशक के अंदर, उसमें आज के दिन अगर 1400-1500 प्रोजेक्ट्स जो इंस्टॉल्ड हैं, उसके 41% अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर इंस्टॉल्ड है जी। तो एक तो स्वामी फंड के थ्रू उसका रिजोल्यूशंस होने की बात देखते हैं। हालांकि स्वामी फंड में हमने बहुत कम प्रोजेक्ट्स देखे जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाले रिजॉल्व हुए। राइट। ज़्यादातर जो है मिड और अपर मिड सेगमेंट वाले ज़्यादा रिजॉल्व हुए। आई थिंक ये उसका रिजोल्यूशन की बात कर सकता है। दूसरा जो है क्रेडिट जो लेंडिंग है स्पेशली टू द अफोर्डेबल सेगमेंट, जहाँ पे क्योंकि जो भी जितने भी लेंडर हैं, बैंक्स हैं, HFCs हैं, वो अफोर्डेबल हाउसिंग से थोड़ा शाई अवे करते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट ज़्यादा रहता है। तो उनको एक कुशन मिलता है कि जब गवर्नमेंट बोलती है कि आई एम गारंटिंग, सो इन दैट सेंस जो है थोड़ा बहुत उन्हें फंडिंग मिलेगा। तो ये एक ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे हमको दिखाई देता है। और इसके अलावा टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने मेंशन किया रियल एस्टेट की, कि वहाँ पे इकोनॉमिक और मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ है उससे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में ग्रोथ आएगी। तो होलिस्टिकली ओवरऑल इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने टच अपॉन किया है। अगर कंट्री की प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमी बढ़ती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो रियल एस्टेट पे पड़ता है। तो आई थिंक उस ढंग से हम अपने रियल एस्टेट के अंदर इसके इन्फ्लुएंस को आकलन कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने कुछ 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का अनाउंसमेंट किया है। हाँ जी। जो 2 शहरों के बीच की कनेक्टिविटी को काफी बेहतर बनाएगा। क्या इसका कोई इम्पैक्ट हम पकड़ सकते हैं? देखिए, सिटी की डायनामिक्स पे बहुत जल्दी इम्पैक्ट नहीं होता है कि आज आपने बुलेट ट्रेन से अहमदाबाद और मुंबई को कनेक्ट कर दिया, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप सिटी में रहने वाले लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनके लिए वो 45 मिनट का ट्रैवल टाइम जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करता है, और वो 20 या 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। हालांकि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्योंकि एक ग्रोथ कॉरिडोर बन के आएगा, तो उसके रहते हुए आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ और कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, जिसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इन सिटीज़ के ऊपर पड़ेगा। तो जो इंटरसिटी और डेवलपमेंट होता है उसका इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा रहता है रेदर देन इंटरसिटी का इम्पैक्ट जो है। तो पंकज जी, फिर इसको ऐसा माने, क्योंकि सरकार ने अब इंफ्रास्ट्रक्चर की हालांकि एक डेफिनेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, उसमें रेलवे से लेकर रोड से लेकर पोर्ट से लेकर सब कुछ आता है। लेकिन एक ताज़ा उदाहरण अगर हम पकड़ें कि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल मुंबई में अभी जितना काम 4-5 सालों में हुआ, चाहे वो सीलिंग्स बने हों, कोस्टल रोड बनी हो, इंटरकनेक्टिविटी आपकी इंप्रूव हुई हो, मेट्रो का जाल जो फैल गया है, मुंबई जैसा शहर जो कि जोग्राफिकली बहुत ही टिपिकल शहर है, जहाँ पर इसीलिए इतना रियल एस्टेट महंगा भी है, लेकिन उसमें भी हमने एक ईज़ आती हुई देखी। तो क्या ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना फोकस है, खर्चा 11-12% बढ़ा दिया है, पूरा जो कैपेक्स है वो उसे इंक्रीज कर दिया है, अब जब काम होगा तो उससे
अर्बन इफिशिएंसीज आएंगी? बिल्कुल आएंगी, और आप देखिए मुंबई के अंदर काफ़ी ज़्यादा आई हैं। अगर आप देखिए मुंबई मार्केट जो है एक अफोर्डेबल मार्केट की तरीके से इमर्ज हुआ। हालांकि हम दूसरे एस्पेक्ट्स में देखते हैं कि 3 करोड़ 5 करोड़ और 20 करोड़ के फ्लैट्स रहते हैं, 1 करोड़ से नीचे आपको ग्रेटर मुंबई में फ्लैट नहीं मिलता है। बट आप एमएमआर में देखिए तो आपको 30 लाख के अंदर भी फ्लैट मिलते हैं, और वो 30 लाख बिकते भी हैं। और बिकते भी हैं। और वहाँ पे उनकी बिक्री में तेज़ी जो दिखाई दी है वो इसके लिए हुई है क्योंकि हमने जो एरिया डिसजॉइंट था और अनकनेक्टेड था उसे कनेक्ट किया। तो हमने इकोनॉमिक एफिशिएंस और स्पेशल एफिशिएंसीज लेकर के आए हैं कि जो पहले एक लोकेशन पहुंचने में 2.5 घंटा लगता था, अब आप 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो उसका इम्पैक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर पड़ता है। तो जो इंट्रा सिटी डेवलपमेंट है और मेट्रो और जो पॉपुलेशंस की एफिशिएंसीज को जो बढ़ाने वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसका इम्पैक्ट आपको सिटी के ऊपर दिखाई देता है, और मुंबई जैसे शहरों में भी दिखाई दिया है। और ये चीज़ हमको दिल्ली में दिखाई दे रही है, जहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटी के साथ साथ 2-3 जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे जो बन के तैयार हो गए, उससे नए एरियाज़ का डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्मॉलर सिटीज़, दूसरी सिटीज़ के अंदर भी जैसे जैसे मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ रही है वैसे वैसे स्पेशल एफिशिएंसीज बढ़ रही हैं। न्यू एरियाज़ जो पहले डिसजॉइंट थे वो कनेक्टेड हो रहे हैं। उसकी वजह से सिटी के अंदर एक अफोर्डेबिलिटी का क्वोशंट बढ़ता हुआ आ रहा है। आदमी के पास चॉइसेस अवेलेबल हैं कि वो उसको आज 3 घंटे दूर जा कर के जो है एक घर खरीदने की ऑप्शन की जगह पे आज वही घर उसको 1 घंटे और 1.5 घंटे के ट्रैवल टाइम में मिल रहा है। तो ये एक एफिशिएंसीज प्रदान कर रहा है। राइट। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आता है पंकज जी, वो ये कि ठीक है, अर्बन एफिशिएंसीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब सरकार को भी डेफिनेटली ये दिख रहा होगा कि जो हमारे मेजर सिटीज़ हैं, 4 मेट्रो और या उसके बाद के और 4 बड़े शहर, वो 7-8 शहर जिनकी बात होती है, उन पे दिस इज टू मच ऑफ लोड, बहुत ज़्यादा। आप मुंबई की हालत देखिए, आप बेंगलुरु की हालत देखिए, आप दिल्ली की भी इनफैक्ट एनसीआर की हालत देखिए, तो सबके पास अब ये शहर थोड़ा सा लिवेबिलिटी के हिसाब से टाइट होते जा रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज वहाँ पे खड़े हो रहे हैं। तो डेफिनेटली सरकार के जहन में ये बात तो है ही कि मुझे अपना टियर 2 या टियर 3 भी डेवलप तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये सिटी कितना झेल पाएंगे। एक लेवल के बाद तो ये खराब होने लग जाएंगे, जो हमें संकेत दिखते भी हैं कई बार। तो हम टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की कहानी की बहुत बार बात करते रहे पिछले 10-15 साल से, पर कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब जब ये बड़े शहर पीक आउट हो गए हैं, सरकार के बजट में, योजनाओं में भी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ पे फोकस दिख रहा है। अब ये टर्न अराउंड होने में थोड़ा वक्त तो आएगा, लेकिन क्या आज से रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, चाहे जिन्हें घर खरीदना है, चाहे जिन्हें निवेश करना है, वो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की तरफ देख सकते हैं कि वो ग्रोथ के अगले कॉरिडोर, मतलब मजबूरी है कि उनको बनाना पड़ेगा, आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और कोविड के बाद हमने देखा है कि इसका इनिशिएशंस हो गया। तो अगर आप देखिए इकोनॉमिक डिस्पर्शन हो रहा है, हालांकि उस लेवल पे नहीं हुआ जो होना चाहिए था, और उसका रीज़न ये है कि जो बड़ी लार्ज सिटीज़ हैं उसकी इकोनॉमिक पावर्स ही इतनी ज़्यादा हैं कि वो बड़े बड़े मैग्नेट हैं। अब एक किसी कंपनी को अगर अपना ऑफिस डालना है तो वो डी रिस्क करने के लिए सबसे पहले बोलता है मैं वहाँ जाऊँ जहाँ मेरे पास बिजनेस है, रेवेन्यू है, और इसके लिए वो अट्रैक्शन जो है उनका लार्ज सिटीज़ की तरफ बढ़ता है। लेकिन जिस तरीके से रिमोट वर्किंग चालू हुई, माइग्रेशंस अभी कम हो गए, हालांकि अभी पॉपुलेशन डेटा नहीं आया है, लेकिन मेरी अपेक्षा ये है कि जिस लेवल पे बेंगलोर में पॉपुलेशंस माइग्रेशंस होता था, मुंबई में होता था, वहाँ पे आपको ग्रोथ में कमी दिखाई दी। और ये डायरेक्टली सजेस्ट कर रहा है कि आज जॉब जो है वहाँ जाने लगे जहाँ लोग हैं, रेदर देन जहाँ पे लोगों का माइग्रेशन जहाँ पे जॉब्स हैं। तो स्पेशल जो है डिफ्यूजन्स हमको दिख रहा है, और उसके दूसरे रीज़न भी हैं। गवर्नमेंट का भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बना रही हैं, स्मॉलर सिटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ होने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटीज़ बढ़ रही है, वहाँ पे एफिशिएंसी है। कुछ एक चीज़ें ये दिखाई दी कि कोविड के बाद मोस्टली जो टियर 1 सिटीज़ में थी वो ग्रोथ जल्दी दिखाई दी। हमारे यहाँ
के शेप रिकवरी दिखाई दी। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में रिकवरी आने में टाइम लगा। ओके। और उसका कारण था कि, और यही कारण है कि अगर आप सेल्स के नंबर भी देखेंगे तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में कंटिन्यूस डिक्लाइन दिखाई दिया कोविड के बाद भी। अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचे, प्री कोविड लेवल पे नहीं पहुंचे, जबकि टीयर 1 सिटीज़ जो है काफ़ी बढ़ चढ़ करके ऊपर निकल गए। और उसका मेजर रीज़न ये था क्योंकि हमारी डिमांड अपग्रेडेशन डिमांड थी, नए लॉन्चेस इस मार्केट में ज़्यादा आए, बिल्डर का कॉन्फिडेंस लार्जर सिटीज़ में ज़्यादा रहा, स्मॉलर सिटीज़ में क्योंकि स्ट्रगल ज़्यादा है, डिमांड का कोशेंट कम है, तो इसके लिए उसके अंदर सप्लाई भी कम आई, न्यू लॉन्चेस। बट पिछले साल भर में हमने इसके अंदर एक चेंज ओवर होता हुआ दिखाई दिया, जो कंटिन्यूस डिक्लाइन था। एक सिल्वर लाइनिंग दिख रही है टीयर 2 सिटीज़ में। इस बार हमने करीब 10% की 10 से 14% की जो है हमने न्यू लॉन्चेस में बढ़ोतरी दिखाई दी 24 कैलेंडर ईयर टू 25 कैलेंडर ईयर में। तो मुझे लग रहा है कि ट्रांजिशन फेज में आ रहा है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं पंकज जी कि मुझे निवेश करना है तो मैं टीयर 2 सिटीज़ में करूं कि ना करूं, घर ले लूं कि प्लॉट ले लूं, तो क्या जिनको एक जेन्युइन निवेश करना है लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल और वो आज इन टीयर 2 शहरों में पैसा लगाते हैं, चाहे प्लॉट में लगाएं चाहे घर में लगाएं, उनको अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद रहेगी? देखिए, रिटर्न का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर एक शहर के डिफरेंट लोकेशंस है, उसके डिफरेंट रिटर्न की अपेक्षा है। डेफिनेटली माइक्रो मार्केट्स अलग-अलग बिहेव मार्केट्स हैं, तो ये कहना कि आप सूरत में चले जाइए क्योंकि वहाँ पे प्राइस की बढ़ोतरी के चांसेस ज़्यादा हैं, और आप दिल्ली में चले जाइए और दिल्ली एनसीआर में चले जाइए, ये गलत होगा। आप देखिए जहाँ पे डेंसिटी की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा है, आज का प्राइस जो है वो प्रोडक्टिव है। दैट मीन्स कि उसकी रेंटल यील्ड जो वहाँ पे मिल रही है वो 3-3.5% से ज़्यादा है। तो आप उस तरीके से निवेश कीजिए। और मतलब अगर कोई भी लोकेशन जहाँ पे आप प्लॉट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे आजू बाजू में कोई इकोनॉमिक के हब्स बनने के प्लान। तो देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपसे पूछता हूँ। पिछले हफ्ते मैं इंदौर में था, शहर से परिचित भी हूँ। सुपर कॉरिडोर, उसकी कहानी एक लंबे अरसे से चलती थी। सुपर कॉरिडोर क्या है? एक बड़ी सी चौड़ी सी सड़क है जो कि एयरपोर्ट से लेकर रेस्ट ऑफ द सिटी को कनेक्ट कर रही है। बातें ये कि उसमें टीसीएस और बड़ी कंपनियों के कैंपस आएंगे, कुछ कैंपस बने भी, ऐसी मेडी सिटी बनेगी, ये बनेगी, लेकिन वो सिर्फ 10-20% हो पाया। 80% पिछले 10 सालों में कुछ नहीं हुआ। कुछ प्रोजेक्ट भी वहाँ आ गए, अब उस पर मेट्रो लाइन भी डल गई है। तो अब तक तो ये रिडंडेंट पड़ा रहा। जैसे हमारे पनवेल की कहानी कि पनवेल में एयरपोर्ट आना है, ये कहानी 10 साल से बेची जा रही थी, फाइनली अब एयरपोर्ट आ गया। तो चीज़ें होती तो हैं लेकिन लैग के साथ होती हैं। तो अब ये 10 साल से सुपर कॉरिडोर की बात चल रही थी, अभी भी कई लोगों ने कहा कि अरे वहाँ का प्लॉट, वहाँ मकान, ये वो। तो इन कहानियों को आप कैसे समझें रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, हम पिछले 10 साल और 15 साल के जो मिरर है उससे हम आगे वाले मिरर को नहीं मतलब प्रोजेक्शंस नहीं कर सकते। कारण है कि पहले अगर आप देखिए तो लोकेशन पहले बिक जाती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में आता था, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बने नहीं। जैसे मिहान आया नागपुर के अंदर, सुपर कॉरिडोर आपका यहाँ पे आया, तो वो लोकेशंस के ऊपर एक प्रॉमिस था कि यहाँ पे आएगा और इंग्रेडिएंट नहीं थे। अब टीसीएस वहाँ क्यों मूव नहीं किया? उसका कारण ये था कि उसको बेंगलोर ज़्यादा कंफर्टेबल लगता था, क्योंकि वहाँ पे उसके रिलेटेड के जितने एलिमेंट्स होते हैं फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ आईटी ऑफिस, एम्प्लॉयबल पॉपुलेशंस वहाँ पे अवेलेबल थी, एक क्लस्टर ऑफ आईटी हब था, आपके पास उनका खुद का अपना इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे था, तो उनका एक सेंस ऑफ कंफर्ट था। लेकिन कोविड ने एक डिस्ट्रप्शंस लेकर के आया, और यही कारण है कि आपको अब लखनऊ में, इंदौर में और नागपुर में आपको छोटे छोटे जो हैं वो आईटी हब्स बनते हुए दिखाई देने लगे अब। तो हमने वो एक लॉन्ग जेस्टेशंस पार कर लिया जी। अब जो डायनेमिक्स हैं, इंडस्ट्री की डायनेमिक्स है, और जो सिटीज़ की डायनामिक्स में वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। तो अब ऐसा नहीं है कि जो पिछले 15 साल का इंतज़ार करना पड़ा, अब आगे भी 15 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो टाइम अब आपको उतना नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी पास इकोनॉमिक और स्पेशल एफिशिएंसीज बढ़ गई,
इकोनॉमिक के ऑर्डर चेंज हो गए। पहले हमारी स्पेशल इकोनॉमी थी कि आप कुछ ही मेजर सिटीज़ थी वहीं पे लोग बाग ऑफिस सेटअप करते थे। राइट। अब कोविड के बाद ये हो गया कि अब कितनी सारी कंपनियां हैं जो बोलती हैं मैं लखनऊ में ऑफिस खोल देती हूँ, मेरे को कॉस्ट एफिशिएंसीज आती है और एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा है क्योंकि उनको लोअर सैलरी में भी एक अच्छा घर, बड़ा घर मिल जाता है और वहाँ पे वो रह सकते हैं। तो ओवरऑल जो है वो डायनामिक्स इकोनॉमी की भी चेंज हो रही है। तो जो आपने पिछला एक्सपीरियंस रहा, पिछले दशक का और 2 दशक का जो एक्सपीरियंस रहा, ऐसा अब आगे चल के नहीं होगा। राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप बता रहे हैं कि 2 दशक का जो एक्सपीरियंस रहा, जहाँ लैकलस्टर चीज़ें चलती रहीं या बहुत पीछे चले प्रोजेक्ट, प्रॉमिस बहुत पहले कर दिया गया, चाहे वो मिहान की बात हो जो आज तक अपलिफ्ट नहीं हो पाया सही मायनों में, या सुपर कॉरिडोर का हमने जिक्र किया कि जैसा हम देखना चाहते थे वैसी सूरत अभी तक नहीं मिली, पनवेल के एयरपोर्ट वाली स्टोरी बहुत लंबे समय से बिकी, एयरपोर्ट अब आया है। तो ये जो अब तो तीसरे एयरपोर्ट की बात हो रही है मुंबई के अंदर, या जेवर एयरपोर्ट जो एनसीआर में, वो तो हकीकत बनने जा ही रहा है। तो पहले जो काम बहुत लंबे लंबे अनाउंस कर दिए जाते थे लेकिन वो बहुत चीटी की चाल चलते थे, अब आप कह रहे हैं कि उनमें एक तेजी आएगी और उतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का प्रोएक्टिवनेस भी दिखता है। हाँ, डेफिनेटली वो उसका तो एक बहुत बड़ा रोल उसमें है ही। हाँ। तो गवर्नमेंट ने उन सारे और अभी भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना फोकस बनाए हुए हैं, तो और तेजी से काम होंगे। तो अब ऐसे में मुझे पिक करना है तो मैं कैसे करूं, या इसके लिए एक अलग एपिसोड कर लूं? नहीं, मेरा ये है कि कुछ एक सिटीज़ हैं जहाँ पे मैंने अभी एक असेसमेंट किया था, उसके 3 पैरामीटर रखे जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट एंड डेमोग्राफिक। ओके। तो ये जो है ये ड्राइवर ऑफ ग्रोथ है। और फिर दूसरा है रियल एस्टेट डायनामिक्स, कि आपकी प्राइस की एफिशिएंसीज कैसी है, सप्लाई का साइज़ कैसा है, और वहाँ पे जो है सप्लाई हुई, प्राइस हुई, एंड द बिल्डर्स का रुझान किस तरीके से है, चल रहा है। तो इन 3 को आकलन करने के बाद हमने कुछ एक सिटीज़ को निकाला। तो अगर आप देखें तो इसमें मुंबई आज भी सबसे ऊपर आता है क्योंकि सप्लाई का साइज़ भी और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक्स सब कुछ आता है। लेकिन कुछ एक एरियाज इमर्ज होकर के आए, जैसे आपका उसमें आपका सूरत उभर के आया, नागपुर उभर के आया, क्योंकि अब जो नागपुर ने 15 साल का जो जेस्टेशंस निकाल दिया, अब उसके बाद ये ग्रोथ कर्व पे आता है। तो कोई भी इकोनॉमी और सिटी की जो ग्रोथ होती है वो एक एस कर्व पे चलती है, जिसमें एक इनिशियल लॉन्ग जेस्टेशन होता है, आफ्टर दैट इट रीचेस टू अ क्रिटिकल मास, एंड उस क्रिटिकल मास के बाद ग्रोथ कर्व आता है। फिर वो ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, जैसे बेंगलोर और मुंबई जैसे शहरों में, जो आपका ओपनिंग रिमार्क था कि भाई अब ये इतने ज़्यादा ग्रो हो गए कि इट लॉस्ट इट्स ओन एफिशिएंसी। तो वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं, तो कंसोलिडेशन होता है उनके अंदर और रिडक्शन होता है, तो नए एरिया में डिमांड का पर्कोलेशंस होता है। तो इस आधार के ऊपर आप देखिए तो कुछ एक सिटीज़ आपकी इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही हैं, बट फिर भी आज के दिन भी हम देखेंगे तो स्मॉलर सिटीज़ के अंदर जो लार्जर सिटीज़ के अपेक्षा में रिटर्न के पर्सपेक्टिव आज भी कम नज़र आते हैं। हाँ, ये बात है ये कि आप अगर उसे रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको लगेगा कि बड़े ही शहर आज भी बेहतर ही कर रहे हैं। आप जीसीसीज लीजिए ना, बेंगलुरु ऑलमोस्ट एक ऐसी सिटी हो गई जहाँ सारी इफिशिएंसी एटलीस्ट ट्रैवल और इन सब की ख़त्म हो गई, बट स्टिल जो 75% लीजिंग हुई है टोटल लीजिंग में से फॉर जीसीसीज, उसमें से 75% सिर्फ एक शहर के पास गई है, दैट इज़ बेंगलुरु। तो अभी भी वो जो शिफ्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं कि वो कब होगा, आना बाकी है। बट एक एपिसोड आपके साथ जरा टियर 2 सिटीज़ पर थोड़ा डीप डाइव करेंगे कि अगर किसी को मौके देखने हैं, अगर किसी को फ्यूचर पकड़ना है, तो कौन से शहर हो सकते हैं, उनके कौन से हिस्से हो सकते हैं और वो क्यों हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि सूरत है और सूरत का एक इलाका है, तो वो क्यों ऐसा है। बिल्कुल। तो इस पर एक अलग से पूरी चर्चा ड्राइंग बोर्ड पे आपके साथ पहले पूरा डिज़ाइन बना के फिर दर्शकों के लिए लेकर आएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए, तो बजट पे बात करते करते हम बहुत आगे तक निकल गए, लेकिन अब जरा आपकी रिपोर्ट की तरफ रुख करते हैं। 2025 का आकलन भी देती है, Q3 की बात भी करती है, तो पहले एक हल्का सा जिस्ट पकड़ के चलूं या फिर एक एक करके उठाएं टॉपिक, कैसे करें? आपका जैसा मर्जी हो। चलिए, तो रिपोर्ट जैसा कि रहा 2025,
ये बताती है कि लग्जरी हाउसिंग का बोलबाला रहा, यूनिट कम बिके हैं, कैपिटल वैल्यू उनकी ज़्यादा आई है, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। ऐसा नहीं है कि बस ये हो गया कि हाँ हमने इसके लिए बहुत पटाखे भी फोड़े कि भाई वाह रियल एस्टेट तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो कैपिटल वैल्यूज़ बड़ी थी, घर कम बिक रहे थे, जो बिक रहे थे उनके क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा था तो ओवरऑल जो वैल्यू आ रही थी बहुत ज़्यादा आ रही थी। लेकिन उसके पीछे ये भी कहानी फिर चल रही थी कि ये कब तक चलेगा, क्या इसमें स्लो डाउन आएगा, ये ग्रोथ ऐसी कब तक दिख सकती है, और धीरे धीरे उसके साइन 2025 में ही दिखने लगे थे। तो क्या आपके पास 2025 से उसका आभास आ रहा है जब हम 2026 के दूसरे महीने में पहुंच चुके हैं? मुझे लग रहा है कि एक ट्रांजिशनल चेंज आएगा, स्पेशली जो नए लॉन्चेस हो रहे थे लग्जरी सेगमेंट में उसमें रिटार्डेशन होगा। और आपका मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट में जो है ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। अभी अगर हम देख लीजिए तो सप्लाई और सेल्स दोनों जो है वो 1 करोड़ के नीचे वाले फ्लैट्स में वाई बेसिस के ऊपर डिक्लाइन दिखाई दी, और 1 करोड़ के ऊपर वाले फ्लैट्स में जो है वो तेजी दिखाई दी। तो आपके उसमें था कि 10 करोड़ वाले फ्लैट में 78%, और हालांकि नंबर बहुत छोटे हैं, बस वो परसेंटेज में हमें बड़े दिखते हैं, क्योंकि वैल्यू में जो है वो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा आता है, इसके लिए 75% की ग्रोथ दिखाई दी। और बट एक दूसरा पॉइंट भी है जो लोग बाग ध्यान से देख नहीं रहे हैं। मैंने ये देखा है कि जो प्राइस ग्रोथ है और जो निवेश हो रहा है उसके रिटर्न सबसे ज़्यादा जो हैं वो अफोर्डेबल सेगमेंट में मिल रहे हैं। अच्छा, ये कैसे हो रहा है? लेकिन क्योंकि जो लोअर प्राइस लोकेशन है उसमें प्राइस ग्रोथ ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द हाई प्राइस लोकेशन मोस्ट ऑफ द सिटी। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात कर लीजिए तो गाजियाबाद और नोएडा की लोकेशंस जो अफोर्डेबल लोकेशन मानी जाती थी वहाँ पे प्राइस ग्रोथ हैज़ बीन हाईएस्ट, अच्छा, इन कंपैरिजन टू द अदर लोकेशंस। एंड मुंबई जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली लोकेशन है, अगर वाई ग्रोथ देखें तो 4 या 5% पे ही दिखाई देती है। इतना कम क्यों? इतनापन, और कारण क्या है कि सप्लाई का साइज भी ज़्यादा है। और दूसरी बात है कि सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से और रेरा आने की वजह से स्पेकुलेशन भी कम हो रहा है, तो बिल्डर जो है उतना ही प्राइस बढ़ा पा रहे हैं जितना जो है सेल्स वेलोसिटी को इम्पैक्ट नहीं करे। और मार्केट बड़ा जेन्युइन है, स्पेशली मुंबई का, बेंगलोर का, हैदराबाद का। ऑल्दो थोड़ा बहुत इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन है मार्केट में, लेकिन नॉर्थ जैसा नहीं है। लेकिन नॉर्थ जैसा नहीं, और नॉर्थ में अपॉर्चुनिटी है बिल्डर के पास क्योंकि सप्लाई बहुत लिमिटेड है। अगर आप मुंबई और एनसीआर को कंपेयर करें तो एक वक्त पे मुंबई और एनसीआर की सप्लाई इक्वल होती थी और एनसीआर की कभी कभी ज़्यादा होती थी। आज मुंबई और एमएमआर की बात कर रहा हूँ, अगर एमएमआर की बात करते हैं तो एमएमआर में 3 लाख यूनिट का अनसोल्ड है। अच्छा। उसके अगेंस्ट में अगर दिल्ली में देख और एनसीआर की बात करें तो वहाँ पे केवल 60,000 यूनिट का अनसोल्ड है। तो 1/5 है साइज ऑफ द सप्लाई। बिल्कुल। तो इन्वेंट्री का जो देख रहा था आपका, तो उसमें एनसीआर ही सबसे आपने बेहतर बताया जिसके पास सिर्फ 12 महीने की हेल्दी इन्वेंट्री। और क्योंकि उस तरीके के न्यू लॉन्चेस नहीं हुए, वहाँ के अभी लोकल डेवलपर जो मेजर कंट्रीब्यूटर होते थे पिछले 2 दशक के अंदर, वो अभी भी एब्सेंट है। नेशनल प्लेयर का ही ज़्यादा बोलबाला रहा। कुछ ही हैंडफुल ऑफ द लोकल डेवलपर जो दिल्ली एनसीआर ओरिएंटेड डेवलपर थे उनका ही पार्टिसिपेशन था। तो सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ पे आपको प्राइस में तेज़ी दिखाई देती है, और जब प्राइस में तेज़ी दिखाई देती है तो इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसके लिए वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि कल मैं जब प्रॉपर्टी गुरु कर रहा था उसमें कुछ सवाल एनसीआर से ही थे, और एक ग्रेटर नोएडा से शायद एक सवाल था, नोएडा एक्सटेंशन से इनफैक्ट, कि मैंने कुछ 65 लाख का मकान खरीदा था, और वो भी कब 2022-23 के आसपास, और आज वो बंदा उसे बेचने के लिए पूछ रहा था। तो मैंने पूछा कि प्राइस अब कितना मिल रहा है, तो 1 CR प्लस। आप देखिए 35 लाख अगर 3 साल में बढ़ गए हैं तो बुरा नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और ये लोकेशन अफोर्डेबल होती थी जो आप अपर मिड और लग्जरी सेगमेंट के अंदर आ गई, और यही कारण है कि लोग बाग ये ज़रूरी देख रहे हैं, और निवेशक जो हैं वो लग्जरी की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड हैं और पोलराइज्ड हैं, लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि लग्जरी में इतना रिटर्न मिल रहा है। सेल्फ यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ गुड, बट अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि आज मैं 10 करोड़ का घर खरीद रहा हूँ और वो 2 साल के अंदर
10% का एनुअलाइज रिटर्न देगा तो बहुत क्वेश्चन है। तो पंकज जी बताइए कि जो इतने हाई टिकट साइज घर होते हैं 10 करोड़ या आप चलिए इवन 5-6 करोड़ के भी ऊपर वाले या 5 करोड़ वाले भी, तो वो कौन लोग होते हैं? क्या वो इन्वेस्टर होते हैं जो इतना ह्यूज मनी डालते हैं, या फिर वो एक रहने के लिए घर प्राइमरीली कोई ले रहा होता है इतना महंगा घर? मेरे हिसाब से तो एंड यूज तो एट द एंड ऑफ इट एंड यूजर का ही होता है, लेकिन पिछले 1-2 साल के अंदर जिस हमने तरह की तेजी रही तो अगर कोई बिल्डर लॉन्च करता है और 3 दिन के अंदर क्लेम करता है कि सब कुछ बिक गया है, हाँ। तो बेसिकली एंड यूजर इतने नहीं होते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा तो होता है। मतलब ये रहा कि जिस तरह की तेजी दिखा दी रियल एस्टेट के अंदर, उस वजह से HNI, अल्ट्रा HNI, NRIs इन्होंने पैसा डालना शुरू किया या और उसी वजह से इस तरह के क्लेम आए। चलिए क्लेम अगर मैं मान लूं कि 100% नहीं रहे होंगे, 50% या 60% भी सही रहे होंगे, तो वो यही पैसा फ्लो कर रहा है या जहां लोगों को लग रहा है कि भाई मुझे रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन आप जो कहानी बता रहे हैं वो कहानी अलग है। रिटर्न कहाँ आया? सस्ती प्रॉपर्टी में आया या अफोर्डेबल लोकेशन में आया। हाई एंड प्रॉपर्टी जो कि 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ वाली थे उसमें रिटर्न उसके अंदर नहीं आया। और एक और बात भी है कि कुछ एक लोग हैं जो आज के दिन निवेश कर रहे हैं, उसमें बिल्डर्स के गिमिक्स भी चलते हैं कि आज अगर वो प्राइस कोट करते हैं, कहते हैं 40,000 रुपये का और 10 करोड़ का फ्लैट है, तो वो बोलेंगे कि हम प्री लॉन्च के अंदर जो है तुमको वो 25% कम दे देंगे, तो और जब हम लॉन्च करेंगे तब इस प्राइस पे करेंगे, तो निवेशक को एक अपसाइड वो बिल्ड वैसे ही मिल करके जाता है। देती है। तो आई थिंक दिस इज हाउ दे आर मैन्युफैक्चरिंग द सेल्स, स्पेशली अमंग द तो अगर मैं इन्वेस्टर्स। आपसे पूछूं कि ये जो पिछले 2-3 साल में इतना बोलबाला रहा लग्जरी प्रॉपर्टी का, इनफैक्ट क्योंकि डिमांड कोविड के समय से आने शुरू हुई थी, नेचुरल टर्नअराउंड तो वहीं से आया, वो शायद रही होगी कि अपग्रेडेशन डिमांड रही होगी, जहां पर एक ऐसा व्यक्ति जो घर खरीदने की स्थिति में हमेशा से था, उसको लगा कि मेरा मौजूदा घर सफिशिएंट नहीं है, तो चलिए मैं बड़ा घर लेता हूं। बिल्कुल। वहां से उसने वो एंट्री ली, तो वहां से सबको लगा कि भाई थोड़े महंगे घर बिक रहे हैं, महंगे घर बिक रहे हैं तो सप्लाई बढ़ी और क्योंकि वो ऊपर ही ऊपर जा रहा था तो फिर निवेशक भी उसमें एंट्री लेने लग गए। बिल्कुल। और अंततः वो एक साइकिल 3-4 साल जितनी चल सकती थी चली, और उसके बाद अब वो पॉइंट आ गया जहां पर वो थमना शुरू हो गई। हाँ, अब डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि कारण है कि अगर 2 साल 3 साल के अंदर लग्जरी हाउसिंग के अंदर जिसने निवेश किया और उसे वो प्राइस ग्रोथ नहीं दिखाई दी, तो वो ऐसा ही इन्वेस्टर वहाँ से हटेगा। और दूसरा एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि जो लग्जरी हाउसिंग का जो निवेशक है वो भी एग्जिट के लिए वो सप्लाई वापस मार्केट में लेके आएगा। तो एक पीरियड ये आएगा कि जब आपके शायद बिल्डर कोट करेंगे हायर प्राइस एंड मार्केट कोटेड प्राइस एक्स होगा, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट शायद लोअर प्राइस पे करेंगे, तो उसमें प्राइस करेक्शन रिस्क भी बढ़ जाता है। पर एक बात मुझे बताइए कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग होती है, चलिए उसमें अगर स्टॉक इकट्ठा हो भी गया तो छोटा टिकट साइज होता है, निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जो हाई टिकट साइज स्टॉक है अगर ये पाइलअप हो जाए या इकट्ठा हो जाए, क्या इसको निकालना इतना आसान होता है? अगर आपने जो शुरुआत की थी, अगर आप अपनी बात पे देखिए तो कोविड के दौरान अपग्रेडेशन डिमांड क्यों आई मार्केट में, क्योंकि हम पिछले 2010 से 2020 के बीच में एक स्टैग्नेंसी देख रहे थे, जहाँ पे बिक्री जो लग्जरी हाउसिंग थी वो बहुत ही स्लो डाउन थी। जैसे मुंबई वाले एरिया में जो है ना 60 मंथ की इन्वेंट्री ओवरहैंग हुआ करती थी, जो अब 20 है। ओके। और वो क्लियरली दिखाई देता था कि हमारे पास लग्जरी हाउसिंग खरीदने वाले लोग नहीं हैं, प्राइस में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, प्राइस में रिडक्शंस था। जो अर्ली टाइम में तो जिन लोगों ने 2012-13 में घर खरीदा था, 2020 में उनको वही और उससे लोअर ही प्राइस मिल रहा था, उसमें कोई ग्रोथ नहीं थी। तो टाइम और प्राइस करेक्शन दोनों हो गए थे। बट इस पीरियड में न्यू लॉन्चेस भी नहीं हुए, तो जो भी इन्वेंट्री थी वो धीमे धीमे रेडी हो गई। तो अब जब अपग्रेडेशन डिमांड आई तो उसके पास ऑप्शंस था, ए टाइम और प्राइस करेक्शन हो चुका था एसेट्स का, दूसरा स्टॉक जो है वो रेडी में बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, और यही कारण है कि लोगों ने आगे बढ़ बढ़ के घर खरीदे। लेकिन वो अब नहीं होगा, वो अब नहीं है, क्योंकि अब एक रीप्लेनिशमेंट ऑफ सप्लाई है, ये सप्लाई को बनने में 6 से 7 साल तो और मतलब लगेंगे। जिन्होंने और इनफैक्ट मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन जो लिस्टेड डेवलपर हैं और थोड़े लग्जरी साइड के डेवलपर हैं, उनकी बैलेंस शीट में वो पेन दिखा भी है, या दिख भी रहा है।
और आई थिंक आगे हम लोगों ने अपने रिपोर्ट में एक और पॉइंट देखा है कि अब हमारे पास सेल्स जो है वो इतना बड़ा आस्पेक्ट्स रियल एस्टेट को एनालाइज करने के लिए नहीं रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका एग्जीक्यूशन और डिलीवरी है। वो क्या है? हाँ, क्योंकि हमने पिछले क्वार्टर में भी ये चीज़ दर्शाई थी कि जो बिल्डर की जिस तरीके से हमने सप्लाई देखी, तो अगर हम बहुत कायदे से बताएं आपको तो 2020 में हमारे पास 3 बिलियन स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन मार्केटेबल सप्लाई थी, मतलब लॉन्च सप्लाई विच इज़ अवेलेबल टू सेल ड्यूरिंग द पीरियड। वो बढ़कर के 3.5 बिलियन हो गई थी बाय 2025 जी। बट माई कंस्ट्रक्टेड सप्लाई जो कितना आउट ऑफ विच हाउ मच इज़ रेडी, वो करीब 2.1 बिलियन थी जो घट के 1.9 बिलियन हो गई। तो बेसिकली एक वक्त पे जब मार्केट मेंटेन करता था कि 65 to 70% और 75% जो मार्केटेबल सप्लाई थी वो कंस्ट्रक्टेड होती थी, वो घट करके 40-45% और 50% के लेवल पे आ गई। वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि लोगों का कंस्ट्रक्शन हैज़ नॉट पेस्ड अप विद द फ्लो ऑफ द सप्लाई। तो लोगों ने अपनी बैलेंस शीट के पॉइंट के टॉप लाइन को दिखाने के लिए खूब सारे न्यू लॉन्चेस किए हैं। हाँ। और इन्वेस्टर और किसी तरह सेल्स भी मैन्युफैक्चर कर दी, लेकिन एग्जीक्यूशंस को लेकर के अभी भी कंसर्न है। और ये असली कहानी है और इसका बड़ा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं तो आप रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते, तो आपकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों पे इम्पैक्ट होगा। प्रोजेक्ट अगर डिले होता है तो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड हो जाती, तो उसका मार्जिन पे इम्पैक्ट होता है। तो इट क्रिएट्स ए स्ट्रक्चरल और यही कारण था कि निफ्टी का जो रियल्टी इंडेक्स है उसमें बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, क्योंकि मार्केट तो ये सारी चीजें रीड कर लेता है। बिल्कुल, वो तो चीजों को बहुत बारीकी से पढ़ता है, और यही रीजन रहा कि जो लिस्टेड प्लेयर है उनका परफॉर्मेंस भी बिगड़ा, उनके शेयर प्राइस कई जगह तो आधे होते हुए नजर आए इन अ सर्टेन गैप, और जो ओवरऑल पूरा का पूरा इंडेक्स था वो हिस्टोरिकल लो पे आया। आगे आपकी रिपोर्ट कहती है सर कि जो भी कुछ हुआ, इतना सारा बिक्री ये सब वैल्यू क्रिएशन हुआ, वो उसमें से 78 ऑलमोस्ट 80% सिर्फ 8 बड़े शहरों की कहानी है। तो ये क्या बताता है? मतलब अभी हम जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे टियर 2 टियर 3 सिटी संख्या में बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन उनका रोल इस समय तो रियल एस्टेट में बहुत ही छोटा है। बिल्डर मार्केट लिमिटेड है वहाँ पे, और उसका दूसरा रीज़न भी है क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग प्लॉट खरीदते हैं और इंडिपेंडेंट हाउसेस खरीदते हैं, तो वो हमारे इस डेटा के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होता है। बट ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे मैं ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि टायर 1 सिटीज़ का प्राइस ज़्यादा होता है, तो वैल्यू वाइज टिकट साइज़ ज़्यादा होता है, इसलिए भी पॉपुलेशन का साइज़ ज़्यादा है। तो अगर आप मुंबई के अंदर जितने लोग रहते हैं, तो बड़ा सीधा सिंपल एक आकलन मैंने देखा कि आप घर कितने बेचते हैं, ये होता है, डिपेंड करता है इन एफिशिएंट मार्केट कंडीशन। जब प्राइस जो है वो इनएफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंट मार्केट कंडीशन है जो आज की है, एक सिटी ऑन एन एवरेज 2.5 टाइम to 3 टाइम्स ऑफ अवेलेबल हाउस होल्ड बेचता है। ओके। और वो चीज़ आपको जो है ज़्यादातर शहरों में दिखती है, दिल्ली एनसीआर में कम है, चेन्नई में कम है, कलकत्ता में कम है, और ये बताता है कि वो मार्केट में सप्लाई स्क्यूज्ड है, और वहाँ पे सप्लाई का प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ने की ज़्यादा है। तो ये मार्केट मैच्योर होंगे, और यही चीज़ टायर 1 टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में रहती है। तो अगर जिसकी पॉपुलेशन अगर 10 लाख है, तो वो 10 लाख वाली पॉपुलेशन में नंबर ऑफ हाउस होल्ड आपके 2 लाख या 2.5 लाख होंगे, उसका 2% बिकेंगे तो वो छोटी होगी। और उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि अपार्टमेंट मार्केट ओरिजिनेट तब होता है बड़ी बड़ी शहरों में जहाँ पे पॉपुलेशन 30 लाख से ऊपर पहुँच जाती है। तो उसके नीचे पंकज जी, हाँ सॉरी बीच में रोक रहा हूँ, कि अब ये जो फिनोमेना मतलब पार्ट 2 होने वाला है कि आपके बड़े शहर तो पीक आउट हो गए, सरकार को भी समझ में आ रहा है, इसीलिए वो छोटे शहरों को अपने स्कीम ऑफ थिंग्स में लेकर आ रही है। तो और अर्बनाइजेशन तो हम जान ही रहे हैं, और आगे की रिपोर्ट्स कहती है कि हम एट द पीक 60% के रेट ऑफ से अर्बनाइज करेंगे। तो आने वाले 10 सालों में हमारे जो टियर 2 सिटीज़ भी हैं वो भी पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाएंगे, एक हैवी माइग्रेशन दिखाएंगे, वहाँ पर इन्फ्लो आएगा पॉपुलेशन का। और एक ही चीज़ है,
अगर वहाँ पे रोजगार के मौके बन जाते हैं, हाँ। या अगर वहाँ पे सही सही चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर वहाँ पर डिमांड भी जनरेट होगी, क्योंकि हर आदमी जो माइग्रेट होके आ रहा होगा वो ज़मीन का प्लॉट लेके घर बनाए, वो तो पॉसिबल होगा नहीं। तो वहाँ पर फिर यही हाई राइज वाली डिमांड आएगी और वो सप्लाई बिल्डर से ही आती है। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि वो होगा। ओके। और हमने एक एस्टिमेशंस भी किया कि इंडिया में टोटल मिलाकर के 29 मिलियन हाउसेस की शॉर्टेज है आज भी। ओके। हमें बाय 2031 हमें हमारी ये शॉर्टेज का आकलन है। तो अगर हमें इसे फुलफिल करना है तो हमें हर रोज़ करीब 9,800 घरों की डिलीवरी करनी चाहिए, जिसमें 9,200 घरों की डिलीवरी। अभी तो हम शायद इसका 2% या 3% की डिलीवरी करते हैं। तो अगर आप बिल्डर मार्केट के अंदर भी देख लीजिए तो एक साल के अंदर 6 से 10 लाख यूनिट की डिलीवरी होती है। यस। तो एक फ्रैक्शन ही हम इसको कर रहे हैं। और जो ये चीज़ मुझे बजट के अंदर जो है वो एब्सेंट दिखाई दी, हमने इनडायरेक्टली यहाँ पे किया, लेकिन जो गवर्नमेंट ने PMAY के अंदर जो एलोकेशन 3,000 करोड़ का किया वो भी, और जो न्यू इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स लेके आए जो CLSS स्कीम के अगेंस्ट में लेस इंसेंटिवाइज्ड है, लेस लुक्रेटिव है। ATIB भी नहीं इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से जो है बिल्डर्स का भी रुझान अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ कम है। तो अगर हम शॉर्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई थिंक अफोर्डेबल हाउसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट को अभी भी आगे जा कर के सोचना चाहिए कि उनको कुछ इंटरवेंशन डिमांड साइड और सप्लाई साइड इम्प्रूव करने चाहिए, जिससे ही हम इसको फुलफ़िल करें। एंड टियर 2 टियर 3 सिटीज़ का मार्केट सर्टेनली आई एग्री कि जैसे जैसे वहाँ पे जॉब बढ़ते जाएंगे और पॉपुलेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे वहाँ पे आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। और मेरे ख्याल से आगे आने वाला डिकेड जो है वो टियर 2 सिटीज़ का। इसीलिए हमने कहा ना कि स्पेशल प्रोग्राम हम लेकर आएंगे, क्योंकि डिकेड में जो होने वाला है, अगर आज उसे पकड़ेंगे हमारे दर्शक या निवेशक जिस भी तरीके से वो चाहते हैं, तो वो चीज़ आगे उनको रिटर्न देगी। अब उस समय जब वो सब कहानी पूरी हो जाएगी फिर मतलब नहीं है। राइट। तो आएंगे लेके वो स्पेशल एपिसोड, बिल्कुल पंकज सर को बुलाएंगे, पहले उसकी पूरी होमवर्क कर लेते हैं, अच्छे नोट्स बना लेते हैं, फिर आपके लिए लेके आते हैं। अच्छा, आगे आपकी रिपोर्ट कहती है सर, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो अमूमन बहुत सारी रिपोर्ट में मिसिंग होता है। आपने डेवलपर्स का भी एक असेसमेंट किया है, छोटे डेवलपर, बड़े डेवलपर, मझोले डेवलपर, बिग साइज, फिर उसके ऊपर मेगा, और आपने बताया कि करीब करीब 1/3 ऑफ द डेवलपर्स जो टोटल है। अच्छा, 11,000 का कुछ नंबर, ये 11,000 नंबर कैसे आता है? मतलब ये देखिए, हम लोग 75 सिटीज़ का में डेटा कैप्चर करते हैं। ओके। तो 75 सिटीज़ में करीब 20,000 प्रोजेक्ट्स हैं, और करीब 11,500 बिल्डर्स हैं जो वो प्रोजेक्ट्स में सप्लाई आज के दिन लेके आए हैं। तो हमारे पास जो यूनिवर्स है हमारे सर्वे का, उसके अंदर 11,500 बिल्डर्स हैं। तो आप कह रहे हैं उसमें से 1/3 की हालत खराब है? हाँ, 1/3 की जो है परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर गई। तो हम परफॉर्मेंस असेसमेंट करते हैं बिल्डर का। और उसके अंदर हम देखते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन वेलोसिटी इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, कैश कंडीशंस कैसी है, डिलेस की प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, सेल्स वेलोसिटी बराबर मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं मेंटेन कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हमारा एक बिल्डर का एक स्कोर आता है। ओके। और वो स्कोर के बेसिस जो लेंडर्स यूज़ करते हैं फॉर लेंडिंग टू द डेवलपर, कि कौन सा बिल्डर है जिसकी परफॉर्मेंस ठीक है कि नहीं ठीक है। तो इस तरीके का हमारी प्रोजेक्ट लेवल जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे हम एग्रीगेट करके एक असेसमेंट करते हैं। तो जो पिछले साल की अपेक्षा में जो इस साल के अंदर है, तो उसमें 30% डेवलपर ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन दिखाई दी है। और ये कंसर्न दिखाई दे रहा है कि एग्जीक्यूशन डिफॉल्ट जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ गई है। तो ग्राहकों के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बिल्डर का चुनाव बहुत कायदे से करें। हाँ, ये जो टेक अवे होगा इस पूरी बातचीत का, ये बिल्डर वाले सेक्शन का, कि आपको अब बिल्डर का चुनाव हालांकि रेरा है, बावजूद उसके आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। जो पंकज सर के जो डिटेल कह रही हूँ मैं बता भी देता हूँ, 29% डेवलपर यानी वही 1/3 के आसपास हो गया, उनकी परफॉर्मेंस नीचे गई है। जो छोटे डेवलपर हैं, अभी थोड़ा उनसे डेफिनेशन भी पूछ लेंगे, उनकी जो सेल्स है वो 37% डाउन हुई है। जो मिड साइज डेवलपर्स हैं उनकी भी जो सेल्स हैं वो 28% डाउन हुई है। इनफैक्ट ये रिपोर्ट कहती है कि जो बड़े डेवलपर हैं सो कॉल्ड, उन पर भी दबाव है। सिर्फ जो मेगा डेवलपर्स हैं
वो थोड़ी बहुत बेहतर स्थिति में या वो अच्छा कर वो रहे हैं, टॉप 15 या 16 बिल्डर्स बस हैं, उतना ही है, उन्हीं को आप मेगा हाँ, केवल हैं। तो वहाँ पे हमें थोड़ा कंसोलिडेशंस भी दिखाई दिया, क्योंकि इनके पास पब्लिक का मनी है, एक्सेस टू कैपिटल है, तो इनके एक्विजिशंस भी अच्छे हुए, इन्होंने लॉन्चेस भी ज़्यादा हुए, तो सेल्स का जो कंसोलिडेशन है वो वहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और लग्जरी में लॉन्चेस भी अच्छे किए उन्होंने। तो जब आप कह रहे हैं तो ये तो मेगा हो गया, आप कह रहे हैं कि जो बड़े डेवलपर्स हैं वो भी दबाव में, तो ये बड़े डेवलपर्स फिर कौन हुए? देखिए, हमने डिफाइन की है जो कैटेगरीज कि स्मॉल डेवलपर वो हैं जिनकी सप्लाई की वैल्यू, जो आज के दिन इंट्रोड्यूस सप्लाई है उसकी वैल्यू 100 करोड़ से नीचे है। ओके। मीडियम वो हैं जो 100 से 750 के बीच में है, 250 के बीच में है। मीडियम ये हो गए। सुपर लार्ज डेवलपर्स ये हैं, लार्ज डेवलपर हैं जो बेसिकली 250 से 750 के ब्रैकेट में आते हैं। एंड लार्ज डेवलपर ये हैं जो 750 के अबव हैं, और मेगा वो हैं जिनकी सप्लाई की वैल्यू 10,000 करोड़ से ऊपर है। ओके। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करके हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सिर्फ ये मेगा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पर इस समय एक प्रेशर दिख रहा है, और स्मॉलर डेवलपर पे सबसे ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है। तो फिर जो जैसा मैंने कहा कि टेक अवे इसका क्या लेंगे कि आपको डेवलपर, हालांकि सारे छोटे डेवलपर खराब होंगे ऐसा ज़रूरत नहीं है, या सारे मिड साइज या इवन बड़े डेवलपर भी, लेकिन आपको मैं कैसे चुनूं सर एक अच्छा डेवलपर? अब तो देखिए तो ऑलमोस्ट इसमें मेगा को छोड़ दिया जाए, यानी आपके हिसाब से 15-16 हैं तो 11,000, और उसमें से 15-16 को निकाल दें, तो मैं फिर अगर चुनाव करूं तो कैसे देखूं? देखिए, अगर उसके पास के प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं हुआ, डिलीवरी हुई कि नहीं हुई, तो अगर आप घर खरीदने जाते हैं तो अब घर भी आप 10 जगह जाके देखते हैं, तो अगर आपको एक बिल्डिंग पसंद आ गई तो थोड़ी सी एनालिसिस और असेसमेंट ये भी करें कि वो बिल्डर ने दूसरे कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, उसका पहला प्रोजेक्ट तो नहीं है, और कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रेस किस तरीके से, कब लॉन्च किया था, वो क्या कमिट कर रहा है। कुछ एक जगह पे आप देखेंगे तो बिल्डर बोलता है कि मैं 3 साल में डिलीवरी कर दूंगा, लेकिन रेरा में जाके देखें तो 5 साल लिख करके बैठता है, 6 साल लिख करके रख रहा है। तो आप दिमाग में फिर ये बैठा के लीजिए कि अगर 6 साल लिखा है तो 6 साल बाद ही डिलीवरी करेगा। अच्छा, तो मुझे बताइए कि इन सब में फिर रेरा कहाँ गया? I'm saying that ये इनएफिशिएंसी है रेरा की। तो यहाँ पे अगर वो थोड़ा सा मतलब, क्योंकि मैंने यहाँ तक देखा कि एक सिंगल 40 यूनिट की बिल्डिंग, 7 स्टोरी बिल्डिंग में भी 2032 का पोजीशन टाइम्स लिखा हुआ है आज की तारीख में, जब हम बात कर रहे हैं 2 साल। हाँ, तो बेसिकली बिल्डर्स आर प्लेइंग वेरी सेफ इन टर्म्स ऑफ नॉट फॉलिंग अंडर द रडार ऑफ द रेरा पेनल्टी, बट इतना ज़्यादा भी अलाउ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा रेरा को मॉनिटरिंग करना चाहिए, कुछ एक पैरामीटर बताएं कि कितना सप्लाई है उसके बेसिस, और उसका एक रीज़न भी है। हम बात करते हैं और सारे बिल्डर्स बैठ के बताते हैं कि भाई 11% रियल इस्टेट का कंट्रीब्यूशन, हालांकि वो 7% ही है जीडीपी का जी, और हम बढ़ करके 20%, 21% जीडीपी का करेंगे। और हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कैपेसिटीज बढ़ नहीं रही हैं। आप बेच के और सेल्स के नंबर के बेसिस पे जीडीपी नहीं बढ़ाते हैं, आप प्रोडक्शन करके उसका जीडीपी बढ़ाते हैं। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रहा है, और प्रोडक्शंस में अगर आप टाइमलाइन एक्सटेंड करते जाएंगे, तो जो आपको डिलीवरी 3 साल में होनी चाहिए, अगर आप उसे 5 साल में कर रहे हैं, तो आपका ईयरली प्रोडक्शन तो रिड्यूस ही हो रहा है, क्योंकि आप ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, आप बना रहे हैं वही जो 3 साल में बन जाना चाहिए तो, और 5 साल में। तो गवर्नमेंट और रेरा को फ्रैंकली स्पीकिंग स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंसेंटिवाइज करना चाहिए जी, रेदर देन कि कितनी सेल्स हो गई और कितना जो है रेवेन्यू बुक हो गया। उससे ज़्यादा देखना चाहिए कितना सीमेंट, स्टील का कंजम्पशन बढ़ने के लिए कितना जल्दी और कितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिख रहा है। तभी वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आएगा, नहीं तो सिर्फ कहने की बात हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, तो काफ़ी सारे पॉइंट तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब जो आखिरी में एक चीज़ रह गई वो है कि कीमतें। आपने लिखा है कि ऑन एन एवरेज शायद 2025 के लिए कीमतें 4% के आसपास, वैसे पहले भी टच किया हमने इस पॉइंट को, लेकिन इसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, भाव का क्या हाल है? आपने कहा कि उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ इंडिया में वो पेस ज़्यादा रही, हाँ, नीचे मॉडरेट रही। तो अगर हम देखें 20,000 प्रोजेक्ट्स अगर हम कवर करते हैं, तो ये प्राइस हमने देखी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट में
कितना प्राइस बढ़ा। ऐसा नहीं देखा कि हमने सिटी का प्राइस और लोकेशन का प्राइस, एवरेज प्राइस कितना चेंज हो गया, क्योंकि एवरेज में एक इशू होता है जी। कि अगर लग्जरी के कुछ एक प्रोजेक्ट हायर एंड पे लॉन्च हो गए तो प्राइस स्क्यू होता है हायर साइड, और अफोर्डेबल में अगर लॉन्चेस हो गए तो प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जो गलत दिखाता है। तो चेंज इन प्राइस में देखा तो हमारे 20,000 प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखिए तो केवल 10 से 15% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे प्राइस ग्रोथ 10% से ऊपर हुआ। ओके। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स में प्राइस ग्रोथ जो है 65% प्रोजेक्ट्स के अंदर प्राइस ग्रोथ हमारा दिखाई दिया है 0 to 10%। और आपका जो ओपनिंग स्टेटमेंट था और आपने बोला था कि कुछ एक बिल्डर ने डिस्काउंट देना चालू कर दिया, ये हमारे डेटा में भी दिखाई दे रहा है। अच्छा। करीब 14 से 15% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे मार्जिनल डिक्लाइन हुई है बिटवीन 1% to 5% ओके। प्रॉपर्टी प्राइजेस में। तो अब वो वक्त आ गया है कि आप जाके डिस्काउंट मांगे तो मिलने का फिर से दौर शुरू हो जाएगा। क्योंकि सप्लाई इज हाईएस्ट, और जैसे मार्केट में थोड़े सेंटीमेंट डाउन होने लगेंगे, क्योंकि आप अब रेरा के आने के बाद बिल्डर जो है वो ऐसा नहीं है कि लॉन्च करने के बाद बैठ जाए। देयर आर पेनल्टीज, एंड पास्ट में अगर आप देखिए तो रेरा के डिसिप्लिनरी एक्शंस करीब बहुत सारे डेवलपर पे लगे, कुछ एक तो बिहाइंड द बार्स भी गए बिल्डर्स जिन्होंने लार्जर डिफ़ॉल्ट किए, सब कुछ किए। तो वो एक होने के बावजूद भी और उसका वही कारण है कि आज बिल्डर जो है वो उस लेवल का डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता है जो पिछले 2 दशक में देखा। राइट। डिले हो सकता है, इसके लिए वो रेरा में डेट आगे करके डालते हैं। तो बट ओवरऑल एस्पेक्ट में मुझे अभी भी प्राइस करेक्शन रिस्क मार्केट में नहीं दिख रहा है। हाँ। लेकिन थोड़ा ये है कि इन्वेंट्री ओवरहैंग जो है वो सब है, लेकिन एक अभी घर खरीदार के हिस्से में गेंद आ गई जहां पर वो जाके थोड़ी अपने हिसाब से डील करने की शुरुआत कर सकता है। बिल्कुल राइट। देखिए पता नहीं चला और लगभग 1 घंटा हो गया हमें बातचीत करते करते, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत रही सर आपके साथ। बड़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी तो ऐसी बातें भी हो गई जो मैंने नहीं सोचा था कि मैं करूँगा, वो प्रश्नों की सूची में नहीं था, लेकिन बात पे बात निकलती गई। लेकिन बड़ा मज़ा आया, एक बढ़िया रियल स्टेट की अंडरस्टैंडिंग आई, और इनफैक्ट एक अगला टॉपिक भी निकल गया जो दर्शकों से प्रॉमिस भी कर दिया है। तो अब आपकी भी थोड़ी मेहनत लगेगी। नहीं, हम उस पर काम कर रहे हैं। राइट। तो हम जो भी Tier 2 सिटीज़ हैं आने वाले वक्त में, जहाँ अगले 10 साल में बढ़िया डेवलपमेंट दिख सकता है कि आज वहां पर अगर कोई सोचे निवेश करने का तो भी 10 साल बाद ही आपको उसके रिटर्न मिलेंगे, उस पर एक पंकज जी के साथ एपिसोड लेकर आएंगे डिटेल में। फिलहाल के लिए पंकज जी, काफ़ी सारी बातें हुई, आपकी रिपोर्ट पे भी बात हो गई, बजट पे भी बात हो गई, एंड बहुत सारे टेक अवेज आए हैं जो दर्शकों को मिलेंगे इस पूरे एपिसोड में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, इनफैक्ट आप स्टूडियोज तक आए। कई बार आपसे थोड़ा दूरी से, मतलब दूरभाष पे बात होती है, टेली स्क्रीन पे बात होती है, लेकिन यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस एपिसोड में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। आप इसे टीवी पे देखेंगे तो एक गो में पूरा आपको देखना है, वहाँ देखिए। सैटरडे संडे कई बार अलग अलग टाइमिंग्स पे आपके लिए आ रहा है। टाइमिंग्स आप हमारे सोशल मीडिया पेज पे देख सकते हैं, और बेस्ट है आप सोशल मीडिया पे तो देखते ही हैं इसे, आप हमारे यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फुल एपिसोड, छोटे छोटे रील्स, उसके छोटे छोटे टुकड़े, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पंकज जी ने इतनी लंबी बातचीत में बताई हैं, आपके टेक अवेज सब आपके लिए मिलेंगे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट काम ज़रूर करिएगा, अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा, उससे हमें इम्प्रूव करने का मौका मिलता है कि हम आप और क्या जानना चाहते हैं वो भी शो के अंदर लेकर आए। तो आज के शो में फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।